तरीके से मेंस पे वर्क किया और मैंने दिया 2022 का अटेम्प्ट। जब मैंने 2022 का अटेम्प्ट दिया उस ईयर मैंने प्रीलिम्स नहीं क्लियर किया। सो दिस वाज माय थर्ड कंसेक्यूटिव फेलियर इन यूपीएससी प्रीलिम्स। आई थिंक वो सच में लो फेस था, बिकॉज ये एक ऐसा अटेम्प्ट था जिसको मैंने जॉब छोड़ने के बाद पूरी तैयारी के साथ मेंस प्रिपेयर करके दिया था। उस ईयर 1 मार्क्स से मेरा प्रीलिम्स रुक गया था। बट आई थिंक जब आप अच्छी तैयारी से एग्जाम देते हो तो एक सबसे अच्छी चीज़ जो होती है वो ये है कि आप अपनी गलतियां आइडेंटिफाई कर पाते हो। आपको शायद पता चलता है कि अच्छा ओके ये चीज़ों में कमियां रह गई थी। तो मैंने अपना जब 2022 का पेपर एनालाइज किया उस ईयर आई थिंक कुछ क्वेश्चंस थे पेयर टाइप एंड आई थॉट कि मोस्ट ऑफ दोज क्वेश्चंस ही ऐसे थे दैट वेंट रॉन्ग फॉर मी, क्योंकि आई थिंक न्यू था। सो मुझे ये चीज़ समझ में आई कि मे बी आई वॉज नॉट रेडी टू एब्जॉर्ब द शॉक जो यूपीएससी ने वो नए पैटर्न के साथ दिया था। सो आई कुडंट क्लियर। बट आई थॉट कि नॉलेज गैप, मतलब जो कंसेप्ट्स मैंने पढ़े थे उससे क्वेश्चंस गलत नहीं हुए थे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन गलत नहीं हुए थे, शायद पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी जो थी वो मिसिंग थी। सो आई रियलाइज्ड कि अब 2023 के अटेम्प्ट में मुझे स्ट्रैटेजी पे काम करना है। तो दैट इज हाउ आई ब्रॉट सर्टेन चेंजेस, जिसकी वजह से मैंने 2023 का भी प्रीलिम्स क्लियर किया और 2024 का भी प्रीलिम्स क्लियर किया था। तो वो क्या चीज़ें थी जो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज की? पहले 2 अटेम्प्ट के बारे में आई डोंट वांट टू से, क्योंकि तब नॉलेज गैप ही बहुत था। थर्ड अटेम्प्ट में मैंने क्या किया, मेरी एनसीईआरटीज डन थी, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स डन थी एंड मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बस देखा था। Then I realized and I heard so many toppers saying कि previous year question has to be your guide, और तब मुझे लगा शायद मैंने previous year questions को बहुत lightly लिया था। तो जो चीज़ें मैंने change करी 2023 के अटेम्प्ट में वो कुछ I can just count them on my fingertips। First, मैंने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रॉपरली यूज किया, नॉट जस्ट फॉर सॉल्विंग एंड चेकिंग माई नॉलेज बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ क्वेश्चंस द यूपीएससी इज आस्किंग। मैंने वहां से थीम्स आइडेंटिफाई किए कि अच्छा अगर फंडामेंटल राइट से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, देयर आर सो मेनी आर्टिकल्स, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 32, बट देन यू विल सी कि आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 32 ये 3 ऐसे आर्टिकल्स हैं जो यूपीएससी सबसे ज्यादा पूछती है, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो। तो मैंने ये डिसाइड किया कि बाकी फंडामेंटल राइट्स को तो पढ़ना है बट इन 3 पे आई थिंक आई नीड टू गिव वेरी मच फोकस। इन पे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स मुझे देखने हैं, इन पर कमेटी रिकमेंडेशन देखनी है, इन पे कोई भी चेंजेस अगर आ रहे हैं, कोई भी करंट में चीजें कवर हो रही हैं, आई नीड टू कीप अ ट्रैक ऑफ दैट। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल था, मैं बताने के लिए, आपको ये समझाने के लिए बताया कि इस तरीके से मैंने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हर सब्जेक्ट के लिए यूज किया टू आइडेंटिफाई द थीम्स, टू आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स एंड टू आइडेंटिफाई द डायमेंशंस दैट हैड टू बी कवर्ड। सेकेंड चेंज जो मैंने किया कि मैंने अपनी बुक लिस्ट बहुत छोटी करी। 2022 के अटेम्प्ट में आई रिमेंबर हिस्ट्री के लिए मैंने कम से कम 10 किताबें पढ़ी थी। आई हैड न्यू एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी, सम रेफरेंस बुक, तमिलनाडु की एनसीईआरटी, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ ली थी और लास्ट मिनट में मैं उनको रिवाइज नहीं कर पाई थी। तो इस वजह से मैंने इस बार डिसाइड किया दिस जस्ट वन बुक दैट आई फॉलो फॉर एवरी सब्जेक्ट। तो लेट मी गेट स्टार्टेड विद माई रिसोर्सेज एज वेल। यहीं पर फॉर हिस्ट्री for ancient history I used Tamil Nadu board की NCERT and themes in Indian history part 1 which is the new NCERT of class 12th। देन फॉर मेडिवल मैंने कोई एनसीईआरटी रेफर नहीं करी थी क्योंकि मेडिवल यूजुअली इनिशियली नहीं पूछ रहे थे। 2022 के बाद क्वेश्चंस अपीयर करना शुरू हुए थे, तो मैंने आई थिंक 2021 में एक ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो से अपना एनसीईआरटी कंप्लीट किया था। आई थिंक अभी मैं सर्च कर रही थी उन मैम की वीडियो एंड आई कुडंट गेट देम, सो आई थिंक दे आर नाउ नॉट देयर ऑन यूट्यूब एनी मोर, बट तब 2021 में मैंने लेक्चर्स वहाँ से कंप्लीट किए थे। आई डिड नॉट रेफर टू एनी बुक फॉर दैट। थर्ड कम्स योर मॉडर्न इंडिया, उसके लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ स्पेक्ट्रम रेफर की थी। आर्ट एंड कल्चर के लिए आई यूज्ड इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स विच इज एन एनसीईआरटी ऑफ क्लास 11th, सो दिस वाज अबाउट हिस्ट्री। फॉर ज्योग्राफी मैंने 11th और 12th की एनसीईआरटी यूज की थी। देयर आर 4 बुक्स इन टोटल। इसके अलावा मैंने क्लास नोट्स जो मेरे वाजी राम एंड रवि के थे उनको तो फाउंडेशन की तरह यूज़ किया था थोड़ा बहुत, बिकॉज ज्योग्राफी थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है। मनोजा सर के नोट्स थे वो मैंने यूज़ किए। और उसके बाद फॉर मैपिंग मैंने खुद से वर्ल्ड मैपिंग करी है, खुद से इंडियन मैपिंग करी है फ्रॉम यूट्यूब जो फ्रीली अवेलेबल वीडियोस हैं। आई नो अभी मैं अगर नाम लूँ चैनल्स का वो मोनेटाइज हो जाएंगे। आई नो इफ आई टॉक अबाउट देम यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेस देम एनी मोर फ्रीली, सो आई विल नॉट नेम देम। यू आर intelligent enough to go to YouTube and search for some really good videos, you'll find them, trust me। तो मैंने free resources से ही उसको करा था, world mapping और India mapping, and I was good to go। You can look for any of the channels। उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स। ना इकोनॉमिक्स की स्टोरी थोड़ी यूनिक है बिकॉज इकोनॉमिक्स हैज़ रियली बीन
really tough for me क्योंकि you know to understand the basics, क्योंकि अगर आप एक भी चीज गलत समझते हो ना, your entire understanding of the Indian economy like starts declining. तो I had followed श्याम सुंदर सर के notes and he was श्याम सर के notes, he was faculty of Vaji Raman Ravi. तो क्योंकि मेरे पास background बिल्कुल भी नहीं था तो मैंने उनका notes को use किया था, and जयंत सर के notes. तो these were two I used, but as I told, UPSC is all about staying relevant. तो 2018 के वो नोट्स 2020 तक आते तक आउटडेटेड हो गए थे. सो आई टेल यू, तब मैंने यूज किए श्रीराम IAS के नोट्स जो मैंने मार्केट से उठाए थे. नथिंग फ्रॉम पेड कोर्स, नथिंग फ्रॉम एनीवेयर एल्स, आई जस्ट पिक्ड अप नोट्स फ्रॉम द मार्केट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं हर साल जयंत सर की कुछ वीडियोस थी जो यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल होती थी, करंट उसकी इकोनॉमिक सर्वे और बजट की, आई यूज टू फॉलो दैट. तो उससे मेरा इकोनॉमी स्ट्रांग हुआ. तो जस्ट फॉर माई फाउंडेशन आई यूज्ड वाजीराम के कोर्स थोड़ा सा इनिशियल डेज में, एंड देन आई वेंट ऑन विद श्रीराम IAS, और फिर हर ईयर मैं उसको बेसिकली कॉम्प्लीमेंट करती रहती थी फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट. अब पॉलिटी की बात करूं तो पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत को रेफर किया था स्पेसिफिकली फॉर द प्रीलिम्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर इंपॉर्टेंट रिसोर्स आई वुड लाइक टू मेंशन. अभय कुमार सर हैं जिनका एक अपना YouTube चैनल है. आई ट्राई टू पोस्ट द लिंक ऑफ दैट चैनल ऑन माई ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप जो कि है शक्ति दुबे _1. प्लीज, दैट इज माई ओनली ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, एंड वहाँ पे मैं पोस्ट कर दूंगी उस अभय कुमार सर के YouTube का वीडियो का लिंक. There he has come up during the COVID with 500 MCQs. उस 500 MCQs के थ्रू एक नई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई फॉर पॉलिटी, बिकॉज सर ने जो एक्सप्लेनेशंस दिए हैं दैट गेव मी अ न्यू वे ऑफ अप्रोचिंग द क्वेश्चंस, एंड दैट इज व्हाई दैट बेनिफिटेड मी सो मच सो दैट आई एंडेड अप टेकिंग PSIR एज माई ऑप्शनल. सो दीज वर टू सोर्सेज ऑफ पॉलिटी दैट आई रेफर टू फॉर माई प्रीलिम्स. बिकॉज प्रीलिम्स में अगर हम देखें तो पॉलिटी से यूजुअली थीम करंट के होते हैं, बट क्वेश्चंस स्टैटिक कंसेप्ट्स पे पूछे जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ 2023 वॉज द ईयर जहां पे हमने देखा था कि प्रेसिडेंट इलेक्शंस पे क्वेश्चंस थे, इट वॉज बिकॉज दैट वॉज देयर इन द न्यूज. अगर न्यू CJI इज अपॉइंटेड, देयर विल बी क्वेश्चन इन प्रीलिम्स ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ द CJI ऑफ इंडिया. सो दिस इज दैट सिंपल. दे पिक अप द थीम फ्रॉम करंट अफेयर्स बट दे आस्क स्टैटिक क्वेश्चंस. सो आई वॉज गुड टू गो विद दीज टू सोर्सेज विद अ बिट ऑफ करंट addition. But this changed for my mains, which I'll be covering in the upcoming video. So now what happened is, these were the 4 static subjects that we call, जिसके लिए I have detailed the book list and everything that I followed. Apart from that, then comes 2 major subjects that are very current oriented. Those were environment and ecology and science and technology. For them, since I was a biochemistry student, environment का काफी बड़ा portion I basically covered in part of plant biochemistry, तो मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी. But I know that students can face some issues in that. For that, you can just refer to any coaching material, just any. When I'm saying any, it don't have to be very like choosy कि कोई पेड कोर्स अच्छा होगा, कोई क्या अच्छा होगा, नहीं. कोई भी एक मटेरियल उठाओ, उस पर यू कैन डेवलप योर स्टैटिक अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मोस्टली इन्वायरमेंट में और साइंस एंड टेक में क्वेश्चंस जो हैं वो करंट से ही आते हैं. बी इट स्पीशीज के क्वेश्चन, बी इट नेशनल पार्क से प्रोटेक्टेड एरिया के क्वेश्चन हो, तो या कोई कंजर्वेशन इनिशिएटिव हो गवर्नमेंट का, या अभी एवरी ईयर COP इज हेल्ड, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ UNFCCC, उसमें नई नई इनिशिएटिव्स इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे लॉन्च हो रहे हैं. इंडिया क्या लॉन्च कर रही है, इंडिया क्या ज्वाइन कर रही है, इंडिया किससे रिफ्रेन कर रही है. सो ये सारी चीजें जो करंट से होती हैं वो हम यूजुअली यूज करते हैं इन द इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी. तो स्टैटिक के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना है. कोई भी एक रेलेवेंट मटेरियल यू कैन पिक अप एंड यू कैन प्रिपेयर योर बेस ऑन दैट. Then comes science and technology. Now since we can divide this into 2 parts. One is biotechnology and then comes other technologies. Other में आपका nano हो गया, quantum हो गया, या AI etc. तो ये space technology हो गया. So all of that comes in other technology. Biotech was sorted because I was a student of biochemistry. तो मुझे कभी problem नहीं हुई उसमें. I know some students might face some issues, but I think I'm not the right person to guide for that क्योंकि मैंने literally कोई source use नहीं किए हैं biokemistry के, biotechnology के लिए. Other technologies के लिए I have always used फ्री यूट्यूब वीडियो. जैसे अगर क्वांटम इंटैंगलमेंट इज इन न्यूज, सुपरपोजिशन इज इन न्यूज और मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आई यूज्ड टू गो एंड सर्च ऑन यूट्यूब फ्रीली क्वांटम इंटैंगलमेंट एक्सप्लेन्ड. इट्स नॉट यहाँ के कोचिंग की वीडियोस भी नहीं थी, वो कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट्स ने भी डाले हुए हैं. अगर आप देखोगे कुछ फॉरेन इंस्टीट्यूट्स की भी बहुत अच्छे क्लिप्स हैं 4-5 मिनट्स के, एंड दे हैव एक्सप्लेन्ड इट वेरी प्रॉपर्ली इन अ प्रॉपर एनिमेटेड मैनर्स. आई यूज दोज प्लेटफॉर्म्स टू अंडरस्टैंड इट. Apart from that, current affairs become very important for science and technology. James Webb Telescope released an image. James Webb
telescope was asked by UPSC. Chandrayaan 3 was launched by India. Chandrayaan 3 was asked by UPSC. कोविड जब न्यूज में था, सारे टाइप्स की वैक्सीन पे क्वेश्चन आए हैं, प्रोटीन रिसेप्टर्स पे क्वेश्चन आए हैं, बिकॉज दैट वाज वेरी ऑब्वियस. तो आपको समझना पड़ेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट आर सच टू सब्जेक्ट्स जिसमें आपको करंट पे बहुत ज्यादा फोकस करना है. स्टैटिक के लिए परेशान नहीं होना है अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तो. सो दिस इज इट फॉर माई प्रीलिम्स के बेसिक सोर्सेज जो मैंने यूज किए थे. इसके बाद प्रीलिम्स में आप देखते हो जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है या एस्पेक्ट है, दैट्स फॉर करंट अफेयर्स, जिसमें मैं भी ऐसे ही किसी भी इंस्टीट्यूट के कंपाइलेशन को फॉलो करती थी, जिसमें ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग द करंट अफेयर्स वाज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड IR एंड प्लेसेस इन न्यूज. बाकी पॉलिटी के लिए आई यूज टू जस्ट गो थ्रू द कंटेंट पेज और मैं देख लेती थी कौन से थीम्स न्यूज में हैं, सो दैट बेस्ड ऑन दैट आई कैन प्रिपेयर इट फ्रॉम माई स्टैटिक. सो दिस इज हाउ आई फॉलोड द करंट अफेयर्स फॉर GS papers. Now let's move to GS paper 2. That is the CSAT. I know that CSAT is a qualifying paper. You just need to score some 33% marks. But in recent few years, I have seen students failing a lot in that. I know personally few of them who could clear GS1 by very good margin, but they failed in GS paper 2. Now, I am basically a medical student. Medical as in I took physics, chemistry, bio in class 11. So last interaction मेरा maths के साथ class 10th में हुआ था, and I left it because this is one of the most horrifying subject for me. But रीजनिंग वॉज नेवर अ प्रॉब्लम. मेरे लिए रीजनिंग कभी प्रॉब्लम नहीं था. तो जब मैं यूपीएससी में मैंने स्टेप किया तो फर्स्ट आई सैट डाउन विद सीसैट का पेपर और मैंने देखा कि इसका पैटर्न क्या है. तो मैंने 3 सेक्शंस आइडेंटिफाई किए. एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, दूसरा क्वांट वाला पोर्शन था, एंड थर्ड वॉज योर रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड. I was good with comprehension. At least if I'm attempting 27, 28, 25 questions approx मेरे सही होते थे. तो I knew I could, extract maximum marks from the comprehension.